10 पुत्र समान। इस नारे को हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या हो जब कोई इसी एक नारे को अपने जीवन का उद्देश्य बना ले। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल जन मुद्दा द जीरो मीडिया में संवाद कार्यक्रम। और आज अपने कार्यक्रम में हम आपको मिलाने जा रहे हैं, हमारी टीम आपको मिलाने जा रही है एक ऐसे ही शख्सियत से जिनके जीवन का उद्देश्य ही वृक्ष लगाना है। आइए इनसे बात करते हैं और बात करके जानते हैं कि पेशे से अध्यापक डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी के जीवन में ऐसी कौन सी घटना आई कि वे अपने जीवन को वृक्ष लगाओ अभियान के तहत लेके चल पड़े हैं। इनका अभियान ही है आंसू पोंछो वृक्ष लगाओ। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को अपना विषय बनाया है और मेरे इस कार्यक्रम को इस काबिल समझा है कि इसको लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। सर सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि आंसू पोंछो वृक्ष लगाओ यह अभियान क्या है? देखिए, इस मिशन का पूरा नाम है दिवंगत परिजनों की याद में आंसू पोंछो वृक्ष लगाओ। ये जो आज बड़ी संख्या में शहरीकरण के चक्कर में या लोगों की संवेदनहीनता के कारण बड़ी संख्या में वृक्ष कट रहे हैं और उन वृक्षों का रोपण हो नहीं पा रहा है। इसके लिए मैंने भावनाओं से जोड़कर एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम रखा दिवंगत परिजनों की याद में आंसू पोंछो वृक्ष लगाओ। इसका आशय यह है कि जब किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो जनरली सामान्यतया हम लोग जाते हैं, जिसको हम देहाती भाषा में पुछारो कहते हैं, कि उनके यहाँ उनका हाल चाल लेने या उनके दुख में शरीक होने या उनको ढाढ़स बंधाने, संवेदना के लिए हम उनके घर जाते हैं। और सभी लोग जाते हैं, हम भी पहले जाते थे, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि यदि दिवंगत लोगों की याद में एक वृक्ष का रोपण किया जाए और लोगों के अंदर ये जागृति फैलाई जाए कि यह वृक्ष आपने जो रोपित किया है वो उसी दिवंगत परिजन की याद में, माताजी, पिताजी, बाबा जी, दादी जी या परिवार का कोई भी अन्य प्रिय जो आपको छोड़कर चला गया, उसकी याद में आपने ये वृक्ष लगाया है। और इस वृक्ष में उस व्यक्ति का अक्स देखिए, उसे महसूस करिए और जिस प्रकार से उसके आपके भाव थे वही भाव इस वृक्ष से रखिए। धीरे धीरे ये वृक्ष बड़ा होगा। बड़ा होने पर जिस प्रकार से आपके माता पिता, दादा दादी ने आपको प्यार दिया, सहयोग दिया, संरक्षण दिया, पढ़ने लिखने के लिए पैसे दिए, आपको कहीं पहुंचाने के में दिन रात वो लगे रहे, उसी प्रकार से यह वृक्ष आपको छाया देगा, लकड़ियां देगा, पत्ते देगा, फल देगा और साथ साथ एक ऐसी वस्तु देगा जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा, जिसे हम सब ऑक्सीजन के रूप में जानते हैं। तो इस दृष्टिकोण को लेकर मैं चला और इसी अभियान को दिवंगत परिजनों की याद में आंसू पोंछो वृक्ष लगाओ का नाम दिया। आंसू पोंछो इसलिए कि जिस समय हम जाते हैं उस समय लोग दुखी रहते हैं, उनकी आंखों से आंसू झरते रहते हैं। तो मेरा यह मिशन होता है, मेरा यह संदेश होता है कि जो चला गया ये जीवन की सत्यता है, यह शाश्वत सत्य है। अब इन आंसुओं को पोंछिए, एक वृक्ष उस व्यक्ति की याद में लगाइए और इन्हीं आंसुओं से सींचकर उस वृक्ष को बड़ा करिए, उसमें अपने उस परिजन का भाव देखिए। आपकी इसी बात से प्रेरित होकर बहुत से लोगों ने अपना यह अभियान में अपना योगदान दिया होगा। आपको ऐसी कोई एक घटना याद आ रही हो जहां आपको ऐसा लगा हो कि अरे एकदम अद्भुत सा आपको फील हुआ हो कि मतलब आपके सोच से परे ऐसी कोई घटना रही हो? देखिए, इस कार्यक्रम में कई बार मुझे यह आभास हुआ, लेकिन
बहुत सारी घटनाओं का जिक्र नहीं किया जा सकता है। एक घटना जिसकी चर्चा मैं बराबर करता हूँ, उस घटना ने मेरी आंखों में आंसू ले आ दिया। मुझे एक फ़ोन कॉल प्राप्त हुआ एक महिला का। वो गोपालपुर के पास देवकली गांव की रहने वाली महिला ने हमें फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैंने आपका पोस्टर देखा है और कुछ लोगों से बातें भी हुई हैं, तो मुझे ये पता चला है कि आप दिवंगत लोगों की याद में वृक्ष लगाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी सास का अभी निधन हुआ है, मैं उनकी याद में एक वृक्ष लगाना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बहू अपनी सास की याद में एक वृक्ष लगाना चाहती है। इसका मतलब कि वह बहू जो है बहुत संवेदनशील है और अपने सास से उसको बहुत अधिक प्यार है। तय तिथि के अनुसार ब्रह्मभोज के दिन मैं उसके आवास पे गया। वहाँ पर एक आचार्य जी पहले से मौजूद थे जी, जो हमारे इस मिशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वो बराबर हमें सूचित करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ मुझे लेकर भी जाते हैं। उस महिला ने जो बातें की वो बातें बहुत ही हृदय को लगने वाली हैं। उस स्त्री ने बताया, अन्य पुरुष भी वहाँ मौजूद थे परिवार के, वो सभी लोग बेंगलोर में या मद्रास में बड़े बड़े शहरों में कारोबार करते थे और नीचे के स्तर से उठ करके इस समय काफ़ी संपन्न अवस्था में थे। उनका घर वगैरह बहुत अच्छा था। उस महिला ने बताया कि मैं अपने पति को बेंगलोर में छोड़ करके पिछले 7 वर्षों से अपनी सास की सेवा के लिए मैं यहीं गांव में थी और मेरी सास की मैंने भरपूर सेवा की। अभी पिछले दिनों उनका निधन हुआ। अब मैंने बेंगलोर जाने का विचार त्याग दिया है और इस घर से, अपनी सास की यादों से मुझे इतना लगाव हो गया है कि मैंने आपको आमंत्रित किया है, मेरे आंगन में एक वृक्ष लगाइए और उस वृक्ष की देखभाल मैं अपनी सास की तरह करूंगी। उसके ऊपर बड़े होने पर मैं तख्ती लगाऊंगी और बड़े हो जाने पर इसी पेड़ की छाया में 2 चारपाई रहेगी, एक चूल्हा रहेगा। उस चूल्हे पर खाना बना करके 2 थाली परोसूंगी। एक थाली सास की याद में किसी गाय को, किसी कुत्ते को खिलाऊंगी और दूसरा थाली मैं खुद खाऊंगी। अब मुझे बेंगलोर नहीं जाना है। क्या यह भारत के अनुपम संस्कृति की मिसाल है? ऐसी बहुत सी बहुएं हमारे पिछले पीढ़ियों में रही हैं जो कि अब हम देख रहे हैं बदलते परिवेश के कारण। बस माहौल बदला हुआ है, सोच बदला हुआ है और आपका साथ घटी हुई, आपके साथ यह प्रकरण सभी लोगों के पास जानी चाहिए, सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि एक सकारात्मक संदेश समाज में पहुंचे, जो कि द जीरो मीडिया का उद्देश्य भी है। सर, पहली बार आपको कब यह विचार आया? कैसे, वह कौन सी पहली घटना रही जब आप, चूँकि शिक्षक हैं, आप अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे, आखिर पहली बार वो कौन सी घटना आई कि आपको वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया? वृक्ष लगाना लगभग बहुत से लोग लगाते भी हैं, संवेदनशील व्यक्ति लगाते हैं, लेकिन आपको यह विचार कैसे आया कि इसे एक मुहिम का रूप दिया जाए? देखिए, हम एक बहुत बड़े सामाजिक परिवार से हैं, थोड़ा बहुत राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है और कई पुश्तों से हमारे परिवार के लोगों ने अपनी जीविका को समाज सेवा से जोड़कर बिताया है। जैसे मेरे 3-4 पुश्त पहले के एक प्रपितामह कहिए, वो शिक्षा विभाग में अंग्रेज़ों के समय डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे और जब वो दौरे पर जाते थे तो ये कहानियाँ हमारे पिता ने हमें बताई, हमारे पूर्वजों ने बताई कि वो गांव से लोगों को बुला बुला करके, और उस समय पढ़ाई का अभाव था, देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब लोगों को बुला बुला के उन्होंने कहा कि आप विद्यालय खोलिए और बहुत से लोगों को उन्होंने नौकरियां दी प्राइमरी स्कूल में अध्यापक की। उसके बाद मेरे 2 बाबा लोग पंडित मदन मोहन मालवीय के शिष्य थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने, एक ने बॉटनी में, एक ने फिजिक्स में एमएससी किया था और सेवा उन लोगों की, नौकरी लग गई थी। एक व्यक्ति मऊ में इंटरमीडिएट कॉलेज में थे और दूसरे व्यक्ति सुल्तानपुर में
इंटरमीडिएट कॉलेज में थे। दोनों लोगों की का जीवन चल जाता, अध्यापक बन के वो लोग अपना जीवन जैसे हम लोग काट रहे हैं काट सकते थे। लेकिन दोनों सगे भाइयों के दिमाग में एक बात आई कि जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस में एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय खोला, जो अब राष्ट्रीय स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हुआ है, पहले वो छोटा विद्यालय था। तो क्यों न हम लोग भी चल करके अपने उस गांव में एक विद्यालय खोलें और लगी हुई नौकरी छोड़ करके एक रिस्की काम, एक जो कठिनाई वाला काम था, उसको लेकर के वो यहाँ आए और उन्होंने अपने समाज को शिक्षित करने के लिए, मुझे याद है वो कहते थे कि 30-30 किलोमीटर से लोग टेलीग्राम पढ़वाने हमारे पास आते थे, लेकिन उन्होंने एक मड़ई डाल करके एक विद्यालय खोला एक छात्र से। और आज वो वर्ष था सन 1945, आज़ादी के 2 साल पहले, और आज भी वो विद्यालय मौजूद है। उसका स्वरूप बदल गया है, वो डिग्री कॉलेज हो गया है और उसी से संचालित कई संस्थाएं, लड़कियों का इंटरमीडिएट कॉलेज, ITI, तमाम विद्यालय उससे खुल गए हैं। यानी मेरे कहने का आशय ये है कि जीवन वृत्ति के साथ कहीं न कहीं उनके दिल और दिमाग में समाज सेवा की भी भावना थी। मेरे स्वयं के पिता किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टूडेंट थे, MBBS टॉपर थे, और उनके लिए पास होने के बाद इंग्लैंड से, अमेरिका से तमाम ऑफर थे। उनके साथ के एक अध्यापक, एक छात्र जो इनके रूममेट थे, वो इस समय भारतवर्ष के मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर AK बनर्जी, विलियम्स हॉस्पिटल दिल्ली में है। वो उनके रूममेट गांव पर आए मेरे बाबा को कन्विंस करने के लिए कि इस डॉक्टर को, यानी डॉक्टर हमारे पिता को, वो इंग्लैंड ले जाना चाहते थे। लेकिन मेरे बाबा ने कहा कि मैंने तो इनको इसलिए पढ़ाया है कि ये इस मिट्टी में, जहाँ कोई चिकित्सालय नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं थे, 40-40 किलोमीटर की, 50-50 किलोमीटर की परिधि में कोई MBBS डॉक्टर नहीं था, कोई बैठना अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना समझता था, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन को संवारना चाहता है, अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहता है। लेकिन बाबा ने कहा कि मैंने तो इनको पढ़ाया है लोगों की सेवा के लिए, अब तुमको पैरविकार के रूप में ले आए हैं कि तुम इंग्लैंड अमेरिका जाओगे, तो जा सकते हो, हमारा कोई रोक नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे दुख होगा। और मेरे पिता ने उस अपनी सोच को त्याग दिया, अपने दोस्त को आव भगत करके महीने भर यहाँ रख करके उन्हें वापस भेज दिया। और कुर्सी पर जब बैठे तो 25 वर्षों के बाद वो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेरी बड़ी बहन की शादी खोजने पहली बार यहाँ से बाहर निकले। इस कदर वो रम गए अपनी चिकित्सा सेवा में कि उन्हें फुर्सत ही नहीं थी। दिन रात 24 घंटे उन्होंने प्रैक्टिस किया। साइकिल से 15-15, 18-18 किलोमीटर चले जाते थे और यहाँ के लोगों को इतनी सेवा उन्होंने किया कि यहाँ के लोगों ने उन्हें अपना भाई, अपना बेटा माना। और एक, मैं यहाँ कहना उचित नहीं जानता हूँ, लेकिन इस समय बता दूँ कि एक ऐसे चुनाव में जिसमें पंडित श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, उसके बाद के बाई इलेक्शन में, जिसमें कांग्रेस के कैंडिडेट बिना वोट मांगे जीता करते थे, उसमें हमारे फादर ने एक छोटी सी बात पर जिद पकड़ करके निर्दल चुनाव लड़ा। और उस समय निर्दल चुनाव लड़ना और निर्दल जीतना बहुत टेढ़ी खीर हुआ करती थी। किसी की विचारधारा भी नहीं थी कि हम निर्दल भी जीत सकते हैं। राजे रजवाड़े जीता करते थे। लेकिन एक किसान का बेटा, एक प्रिंसिपल का बेटा जो एक डॉक्टर था, उसने एक बहुत बड़ी हस्ती को कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में हरा दिया। ये परिणाम था समाज सेवा का। तो हमारे यहाँ ये पृष्ठभूमि रही है कि हम लोगों ने अपने जीवन वृत्ति के साथ समाज सेवा को जोड़ कर देखा। मैं शिक्षक हूँ। सड़कों पर आते जाते मैं इन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को अपने हृदय की गहराइयों से महसूस करता था और मुझे दिखता था कि ये रोज़ बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं कि ऑक्सीजन ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन के बगैर हम लोग का दम घुट जाए और हम लोग प्राण त्याग दें। तो एक कबीरदास का दोहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। यानी हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि समाज उसे याद करे, एक अच्छे इंसान के रूप में याद करे, और कभी बात आए तो वातावरण में यही आवृत्ति गूंजे कि वो व्यक्ति अच्छा था। क्या बात है, आपने कहा कबीरदास के एक दोहे को बहुत सारी चीज़ें साहित्य में लिखी गई हैं, लेकिन व्यक्ति
अगर किसी एक पंक्ति को ही पकड़ ले तो उसके जीवन का दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। और समाज हमें बहुत कुछ देता है, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भी इस समाज को, हम भी इस धरा को अपने तरफ से अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ जरूर लौटाएं। प्रकृति का यह शाश्वत नियम भी है। सर, आप अध्यापक हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि सामाजिक रही है, हर एक प्रकार से चीज़ें चल रही थी, लेकिन जब आप वैवाहिक जीवन में होते हैं, दाम्पत्य जीवन में होते हैं, तो आपके जीवन साथी के सोच का भी आपके साथ मिलना उतना ही ज़रूरी हो जाता है, उतना ही आवश्यक हो जाता है, विशेषकर सामाजिक कार्यों में। तो इसमें आपको क्या सहयोग मिलता है परिवार से? इस कार्यक्रम को शुरू करने का विचार काफ़ी समय से मेरे दिल में था और मैं मंथन करता रहता था। अपनी पत्नी के साथ यात्रा करते में मैंने उनसे अपना ये विचार व्यक्त किया कि देखो, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा अभियान चलाऊँ जिसमें मृतक लोगों की याद में वृक्ष लगे। तुम्हारी क्या राय है? तो पहले तो वो बहुत शांत रहीं, काफ़ी देर तक मनन गुनन करने के बाद उन्होंने कहा कि देखिए, कार्यक्रम तो आप बहुत अच्छा विचार किए हैं, सोचे हैं, लेकिन हमें डर लगता है कि कहीं आपको लोग दीवाना न समझें, पगला न समझें, बावरा न समझें। तो हमने कहा कि तुमने राजा राममोहन राय की कहानी पढ़ी है? राजा राममोहन राय ने जब सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की तो गांव देहात में इसकी जागृति के लिए जब जाते थे तो लोग बच्चों से कहते थे कि इनको पत्थर मारो। बच्चे उनके ऊपर थूकते थे और उनको गांव से भगा दिया जाता था। लोग उनको धर्मद्रोही कहते थे, क्योंकि उस समय स्त्रियों का अपनी पति के जाने के बाद सती हो जाना एक धर्म का रूप धारण कर चुका था और स्त्रियां पति की मृत्यु के बाद सती हो जाती थी चिता पे बैठ के। इसका विरोध राजा राममोहन राय करते थे। मैंने कहा कि उतने बड़े इंसान को वर्षों वर्षों बाद लोगों ने पहचाना, 50 वर्ष मेहनत करने के बाद लोगों ने राजा राममोहन राय की उस विचारधारा को मुहर लगाया और अपने जीवन में उतारा। तो शुरू में जब भी कोई समाज से अलग चलता है तो उसे बावरा कहा जाता है, उसे पगला कहा जाता है और इसकी चिंता करने वाले कभी घर से बाहर नहीं निकाल पाते कदम। हम नदी के किनारे बैठ कर के सोचते रहें कि नदी की धारा में उतरें तो तैरेंगे कि डूबेंगे, तो फिर तो हम किनारे ही बैठे रह जाएंगे। और मेरी पत्नी ने बहुत विचार करने के बाद मेरे इस जो मेरी विचारधारा थी उस पर मुहर लगाई, मुझे बल प्रदान किया और आज मेरे इस कार्यक्रम में वर्ष 2017 का दिन और आज वर्ष 2023, इतने दिनों में हर कदम पर उनका मुझे सहयोग मिलता रहा है। इस अभियान का डायरी मेंटेन करना, इस अभियान की तस्वीरें फोटोग्राफर के यहाँ भेज के बनवाना, उसे एल्बम करना और अन्य प्रकार के बहुत सारे काम वो मेरे इस काम में सहयोग करती हैं और मैं उन्हीं की वजह से ये काम कर पा रहा हूँ। बहुत ही ज़रूरी हो जाता है परिवार का सहयोग ऐसे किसी भी सामाजिक कार्यों में, जो कि आपको भरपूर मिल रहा है। और हमारे टीम की आपके साथ यह पूरी संवेदना है, आपके साथ यह पूरी हमारे तरफ से यह पूरी कामना रहेगी कि आपका यह जो रथ निकला है, यह रथ ऐसे ही आगे बढ़ता चले और इसमें आने वाले समय में दिन पे दिन हमारे समाज से बहुत से नए चेहरे, बहुत से नए लोग इस मुहिम से जुड़ते चले जाएं और एक न एक दिन आपका भी नाम उसी रूप से याद किया जाए जैसा अभी आप बता रहे थे राजा मोहन राय साहब के बारे में। हम आपसे अब यह जानना चाहेंगे सर कि भारत इस समय जहाँ जा रहा है, भारत को कहा जा रहा है भारत बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। विकास करना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की जो सबसे खूबसूरती थी, हम लोगों ने किताबों में शुरू से पढ़ा है, भारत गाँव का देश है और गाँव को केवल गाँव न माना जाए। गाँव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अब कहीं ना कहीं से विलुप्त होती जा रही हैं। अभी मैंने पिछला इंटरव्यू किया
रविंद्र श्रीवास्तव उर्फ जुगानी भाई का। उन्होंने कहा गांव से आप क्या समझ रहे हैं, नगाड़े गायब हुए तो हल्का है क्या? नहीं, वृक्ष गायब हुआ, झूले गायब हुए, झूले गायब हुए, कजरी गायब हुई, गीत गायब हुई, तो एक पूरा संस्कार गायब हो रहा है। तो इसी आधार पे अब जैसे हम देख रहे हैं कि गांवों को शहरीकरण, नगरीकरण धीरे धीरे निगलता चला जा रहा है। आज गांवों में भी प्लाटिंगें हो रही हैं जो कि कभी शहरों की बातें हुआ करती थी। क्या लग रहा है आपको कि कैसे यह मुहिम और आगे बढ़ पाएगा? युवाओं में कैसे हम सकारात्मक संदेश प्रेषित कर पाएंगे, कैसे लोगों को और जगा पाएंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और इत्तेफाक से जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं, इस स्थान को देखते हुए ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ये जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये 2 महीने पहले तक ये गांव सभा हुआ करती थी। इसके एक तरफ भी गांव सभा है, एक दूसरी गांव सभा, और दूसरी तरफ दूसरी गांव सभा। लेकिन आज ये गोला टाउन एरिया नगर पंचायत का क्षेत्र विस्तार हुआ है, और ये सब हिस्सा जहां हम बैठे हैं वो अब नगर पंचायत में आ गया है। और इन गांवों की जो खेती थी, एकड़ों एकड़ खेत, बीघे बीघे खेत, जहां गेहूं और गन्ने की फसल लहलहाती थी, वहां अब कॉलोनाइजर्स की निगाह पड़ गई है। वहाँ ज़मीनों का कारोबार करने वाले लोगों का के कदम पड़ चुके हैं। बड़ी बड़ी ज़मीनें, बड़े बड़े खेत बिक चले हैं, और छोटे छोटे प्लाट बना करके लाखों लाख में व्यवसाय हो रहा है, और लोग कंक्रीट का जंगल खड़ा कर रहे हैं। अब यहाँ की हरियाली, मुझे लगता है कि 2-3 सालों में सारी हरियाली समाप्त हो जाएगी। तो विकास का दौर है, आबादी बढ़ रही है, लोगों को मकान चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार की योजनाएं और उन पर अमलीकरण कुछ इस तरह होना चाहिए कि लोग मजबूर हों हरियाली को साथ लेकर चलने के लिए। जैसे जो लेआउट प्लान पास किए जाते हैं, उसमें सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि आपको अपने घर के आगे कम से कम 2-2.5-3 डिसमिल ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, और उसमें एक वृक्ष लगाना पड़ेगा। अब इन खेतों की प्लाटिंग कर रहे हैं, और ये खेत जो हैं अब हरियाली त्याग देंगे, और यहाँ कंक्रीट का जंगल खड़ा हो जाएगा। ठीक है, आबादी बढ़ने के साथ ये भी होना चाहिए, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और ऐसा लेआउट प्लान पास करें जिसमें प्रत्येक घर में, घर के आगे इतनी ज़मीन छोड़नी आवश्यक हो जाए जिसमें कम से कम एक वृक्ष लगाए वो। इससे ये होगा कि एक परिवार एक वृक्ष, ये भी बहुत अच्छी बात है कि हर परिवार एक वृक्ष लगाएगा। तो इस तरह से जैसे सड़कें बन रही हैं, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, उसके किनारे पीपल के और बरगद के वृक्ष लगाने चाहिए, लेकिन सरकार की योजनाओं के हिसाब से नहीं। मैं इसी पे आपको रोकूंगा। मेरा अगला प्रश्न ही यहीं से था सर, फिर आप इस बात को आगे बढ़ाइएगा कि इतना बड़ा पूरे इस समय देश में नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं के द्वारा सड़क परिवहन मंत्री बहुत बेहतर कार्य किया गया। बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार में सभी लोगों ने, विपक्षी लोगों ने भी माना कि सड़क विभाग ने बहुत मेहनत से काम किया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जब हमारे देश में 4 लेंथ के इतने जाल बिछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अरबों की संख्या में वृक्ष कटे हैं? क्योंकि अगर हम दूर की बात न कहें, हम केवल अपने गोरखपुर से और बनारस जाने वाले इस 4 लेंथ की बात करें, और जो केवल बड़हलगंज के बीच में लगभग सब फलदार वृक्ष थे और कई सौ साल पुराने वृक्ष थे। क्या लगता है आपको कि क्या इंजीनियरों को क्या ऐसा करना चाहिए, या जो नीति निर्धारण करने वाले लोग बैठे हुए हैं सरकार में, उन्हें क्या और इसमें सम्मिलित करना चाहिए? अगर हमारे इस बातचीत को कोई उस लेवल का अधिकारी सुन रहा हो तो वह इसमें क्या समायोजन कर सकता है? देखिए, ये सच है कि सड़कों की दिशा में बहुत अच्छे कार्य हुए, और एक विकासशील सोच लेकर आने वाला मंत्री इतना अच्छा कार्य किया, तो हम तो चाहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि एक पर्यावरण मंत्री भी हमें इसी प्रकार का मिल जाए। एक सड़क निर्माण मंत्री ने सड़क का जाल बिछा दिया, पर्यावरण मंत्री ऐसा आए जो एक मिशन उठाकर चले कि जितनी सरकारी सड़कें 6 लेन 4 लेन बनी हैं, उनके किनारे बड़े बड़े वृक्ष
जो ऑक्सीजन दें, लकड़ियाँ दें, छाया दें, पक्षियों को शरण दें, ऐसे वृक्ष लगाने और लगा करके उनको बड़ा होने तक का निरीक्षण करें, तो वो भी आज हम आपने गडकरी जी का नाम लिया, अगली बार उसका नाम लिया जाएगा। ये तो कार्य करने के लिए आप प्लाट दिए हैं, कार्य करने का क्षेत्र आपने सौंपा है। इस इंटरव्यू के माध्यम से एक ऐसा मंत्री हमें मिल जाए जो देश में लगी हुई सभी 4 लेन और 6 लेन सड़कों के किनारे बड़े वृक्षों के रोपण को बड़े पैमाने पर अपने निरीक्षण के अधीन रख करके, क्योंकि सरकार की योजनाओं को मैं बहुत अच्छा नहीं मान पाता हूं, क्योंकि हर वर्ष एक टारगेट तय होता है कि हम 5 करोड़ लगाएंगे, कभी 50 करोड़ लगाएंगे। हमें तो संख्या भी याद नहीं है कि कितने करोड़ का टारगेट पिछले कई सरकारों ने तय किए हैं, लेकिन उसका हाल भी हम लोग समाज में रह करके अध्यापक के तौर पर देखते हैं कि केंद्र से चला पैसा स्टेट में आया, स्टेट से ज़िले में आया, बड़ी संख्या में वृक्ष खरीदे गए और ब्लॉक के थ्रू गाँव में गिरा दिए गए, विद्यालयों पर गिरा दिए गए। आखिर एक विद्यालय के पास कितनी भूमि है, वो कितने वृक्ष लगवाएगा? एक गांव में कितनी भूमि है लोगों के पास, कितना जागरण कर पाएगा? वो पड़ा पड़ा सूखता है, कोई ले गया, कोई नहीं ले गया। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है सिवाय सरकारी धन के अपव्यय के। इस पर बहुत गहन कार्य करना पड़ेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इस वर्ष 5 करोड़ का टारगेट लें, हम 50 लाख का टारगेट लेंगे। 50 लाख वृक्ष गोरखपुर से बनारस के बीच में, 25 लाख एक तरफ सड़क के और 25 लाख एक तरफ, या यदि मैं संख्या बड़ी बता रहा हूँ तो कम कर लीजिए, 5 लाख रख लीजिए। लेकिन इस तरह से जब कार्य होंगे तब ये देश हरा भरा होगा, लोगों को छाया, लकड़ियाँ, पौधे, फल और पक्षियों को शरण, ये सब चीज़ें तभी प्राप्त होंगी। यानी मॉनिटरिंग उसकी होनी चाहिए ताकि उसकी दिशा और दशा स्थिति वर्तमान क्या है। पेड़ केवल रोपण करके और एक तस्वीर खींचा लेने की चीज़ नहीं है। चलिए सर, एक प्रश्न मेरा बनता है, सामाजिक भूमिकाओं में जब कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है तो एक सीजन में, जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, महापर्व, जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे राजनीतिक दलों के व्यक्तित्वों के द्वारा आपको बहुत सारे वादे भी किए जाते होंगे कि आपका यह अभियान बहुत ही बेहतर है। इसके इतर उन राजनीतिक व्यक्तित्वों का क्या सोचना होता है पर्यावरण को लेकर? क्या वे भी कभी अपने चुनावी लाभ नुकसान के इतर भी क्या पर्यावरण वगैरह इन विषयों को गंभीरता से लेते हैं? अब ये प्रश्न तो आपने बड़ा कठिन हमारे लिए पूछा। देखिए, राजनीति कर रहा व्यक्ति हर चीज़ को वोट की नज़रिए से तौलता है। उसके जीवन का एक लक्ष्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बार चुनाव जीतना, पद धारण करना। जैसे हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य आपके जीवन का है, सभी लोगों का एक लक्ष्य होता है। अब उस ढांचे में ये पर्यावरण कितना वो फिट कर पाता है, ये तो उसकी अपनी व्यक्तिगत सोच होगी। कुछ लोग होंगे जो करते होंगे, लेकिन बहुत अधिक नहीं दिखाई देता है, वो अपने काम में उलझे हुए हैं। तो व्यक्तिगत बात तो मैं नहीं करता, लेकिन बहुत अधिक संख्या में तो नहीं हम देख पाते हैं। पर्यावरण के कार्यक्रमों में उपस्थित होकर के अच्छी बातें करना तो बहुत से लोगों को सुना गया है। ऑक्सीजन की महत्ता के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड दूषित है, कैसे हम जिएंगे, कोरोना काल में ऑक्सीजन का कितना अभाव हुआ, इन सब बातों के लिए तो बहुत सारे मंच लगने भी चाहिए, लेकिन उस दिशा में कार्य हो तो वो आदमी तारीफ पाता है। दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे ऐसा कोई इंसान अभी तक नहीं मिला। हम जब आपके बारे में पता कर रहे थे, हमारी टीम जब यह निर्णय ले रही थी कि हमें आपसे बात करके और आपके मिशन का संदेश और भी अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो हमें पता चला कि आप अपने मुहिम में, आप अपने हर एक कार्यक्रम में जब कहीं जाते हैं तो अपने साथ एक एल्बम लेके चलते हैं, लोगों को उसके माध्यम से भी जागरूक करते हैं कि देखिए इस मार्ग पर चलने वाले केवल आप अकेले नहीं हैं और लोग कदम बढ़ा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग एक दूसरे को देखकर भी आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, ज़रा सा अगर आप दिखाना चाहें अपने एल्बम को, हमारे दर्शकों तक थोड़ा पहुँच पाए तो। ये अपनी याद के लिए मैं ये रखता हूँ, ये ऊपर इसके हमारे स्लोगन लिखा हुआ है सभी एल्बम के ऊपर, और इसमें मैं उन तस्वीरों को संकलित करता हूँ जो तस्वीरें
पूर्व में मैंने मैं लगाई। अपने कैमरामैन साहब से चाहूँगा कि वो थोड़ा पास में आ जाएं और इन तस्वीरों को थोड़ा सा क्लोज में दिखा सकें। जैसे ये तमाम और ये इस तरह की तस्वीरें, तो जितने वृक्ष लगे हैं अधिकांशतः को स्मृतियों में संजोने के लिए मैं इन्हें एल्बम बना के रखता हूँ। इस तरह के 20 एल्बम, और इसी तरह से समाचार पत्रों ने भी इसे प्रसारित करने में बहुत योगदान दिया। तो ये अखबारों की कटिंग भी मैं लोगों को दिखाता हूँ कि अखबारों ने भी इसमें सहयोग किया है। इस अभियान को हमारे प्रमुख समाचार पत्रों ने भी इसको देखा है अपनी निगाह से और लोगों को जागरूक किया है। पौधरोपण को बना रहे कर्मकांड का हिस्सा, पौधरोपण को कर्मकांड से जोड़ें आचार्य, इस तरह के स्लोगन के साथ पौधरोपण को कर्मकांड का हिस्सा बनाने में जुटे शिक्षक डॉक्टर प्रवीण। तो इस तरह से तमाम खबरें समाचार पत्रों ने भी लगाई हैं और मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये लोग कहीं न कहीं इस मुहिम को विस्तारित रूप देने में मदद कर रहे हैं। यानी समाज यह कहता है कि आप अपने घर से एक कदम निकालिए, आप एक कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ साथ चलेंगे, लेकिन सबसे पहला काम हो जाता है कि आप पहले अपने घर से निकलिए और आप अपने उद्देश्य को लेके अडिग रहिए। डॉक्टर साहब, जाते जाते हम आपसे बस अब एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे कि क्या कभी कोई ऐसा भी बहुत ही भावनात्मक, कभी जैसे आपने एक प्रकरण हमें बताया कि एक बहू ने अपने सास के याद में इस तरह से किया, चूँकि आप किसी की मृत्यु होने के बाद उनकी याद में वृक्षारोपण करवाते हैं, तो कभी ऐसा पल आया हो जब पूरा परिवार वृक्षारोपण के समय ही या उस संदर्भ में ही आपसे जब बात किया हो, तब आपका भी पूरा दिल भर आया हो और आप बड़े भाव विह्वल हुए हो? जी, बहुत अवसर ऐसे आते हैं क्योंकि ये भावनात्मक कार्य है। जिस परिवार में जाता हूँ वहाँ निश्चित रूप से रुदन का माहौल होता है, दुःख का माहौल होता है। लेकिन अभी पिछले दिनों बिग FM 92.7 चैनल पे देश की मशहूर एंकर ऋचा अनिरुद्ध जी हमसे बात कर रही थी और वो बात जब प्रसारित हो रहा था बिग FM चैनल पर, तो मैं अपनी गाड़ी में बैठकर यात्रा कर रहा था अपनी पत्नी के साथ और हम लोग उसको सुन रहे थे। सुनने के बाद उन्होंने एक सवाल पूछा कि आप अपना नंबर, टेलीफ़ोन नंबर लोगों को बताना चाहेंगे जिससे लोग आपसे जुड़ें और इसमें यदि सहयोग की ज़रूरत हो तो सहयोग लें। तो मैंने अपना नंबर लोगों को बताया उस चैनल पे इंटरव्यू में, और थोड़ी ही देर बाद मेरे पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन जो है दिल्ली के नोएडा में काम करने वाले एक व्यक्ति का है, नाम मैं यहाँ लेना उचित नहीं समझता हूँ। उस व्यक्ति ने रोते हुए बताया कि उसकी बेटी पिछले दिनों 16वीं मंजिल से खिड़की से अनजान परिस्थितियों में, वो बता नहीं पा रहा था कि कैसे, लेकिन 16वीं मंजिल से वो ज़मीन पे गिर पड़ी नीचे धरती पर और उसने प्राण त्याग दिए। वो रो रहा था इंसान और उसने कहा कि तिवारी सर, मेरे पास ज़मीन नहीं है, मैं फ्लैट में रहता हूँ, लेकिन भावनाएं इस समय आपके इंटरव्यू को सुनकर इतना विह्वल हो गई हैं कि आप जो शर्त रखें, लेकिन कृपा करके आप एक वृक्ष हमारी पुत्री की याद में लगा दें। उसके बदले में आप जो कुछ मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। पैसे की बात उसने किया, जितने पैसे मांगे आप अपना नंबर दीजिए, अकाउंट दीजिए। मैं दुखी हो गया, मेरी पत्नी रोने लगी। मैं भी 2 बेटियों का पिता हूँ और मैं भी रो रहा था। हालांकि ये काम मेरे लिए कठिन था। मैं लोगों की, परिजनों की याद में कैसे कहाँ तक लगा पाऊँगा, मेरी भी सीमाएं हैं, लेकिन उस व्यक्ति को मैं नहीं कर पाया। मैंने कहा कि मुझे किसी पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो खुद ही स्वयं लेके जाता हूँ। आज तक किसी व्यक्ति का एक पैसा स्वीकार नहीं किया, कोई सरकारी धन स्वीकार नहीं किया। लोगों ने, बहुत सारे अधिकारियों ने, गोरखपुर के जिलाधिकारी ने, CDO साहब ने मुझसे कहा कि आप NGO बना लीजिए, हम फंड दिलवाएंगे। हमने कहा सर, इतने कार्य के लिए मुझे बहुत पैसा मिलता है, मुझे NGO की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता।
मैं किसी को हिसाब नहीं देना चाहता। मेरा प्रश्न मेरी आत्मा करती है और उसका जवाब भी मैं अपनी आत्मा को देता हूँ। तो मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं। आप पैसा देंगे तो हिसाब मांगेंगे और दुनिया कहेगी कि पैसे के लिए इसने किया। मुझे पैसे पर्याप्त हैं। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि पैसे की कोई बात नहीं, और मैं आपकी पुत्री नहीं है, मेरी बेटी थी वो, और मैं लगाऊंगा। और यहीं पर इसी विद्यालय में, ये लड़कियों का विद्यालय है जहां हम बैठे हैं, मुझे चिंता थी कि एक लड़की जो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, उसकी याद का वृक्ष मैं कहाँ लगाऊं, कहाँ उसको सुरक्षित रख पाऊंगा। लोगों की याद में तो उनके दरवाजे पर लगता है, वो उनकी जिम्मेदारी होती है, ट्री गार्ड्स लगाए जाते हैं, लेकिन इस बिटिया को कहाँ रोपित करूं जहाँ ये समाज के दरिंदों से महफूज रहे, जानवरों से महफूज रहे। तो मैंने इस स्थान का चयन किया। ये लड़कियों का विद्यालय है, चारों तरफ से ऊंची चारदीवारी है। यहाँ के प्रबंध तंत्र से, यहाँ की प्रिंसिपल से मैंने सहयोग मांगा कि एक बिटिया को यहाँ रोपित करना चाहता हूँ। वो लड़कियों के बीच में खेलेगी, खिलखिलाएगी। लड़कियाँ इस पेड़ के नीचे जब बैठेंगी तो वो भी बिटिया कहीं न कहीं अपने को इन सहेलियों के बीच में पाएगी। और मैंने पिछले दिनों यहाँ वो वृक्ष रोपित किया, उसकी तस्वीर भी उस वृक्ष पे मैंने लगाया था, अभी मेरे पास नहीं है। तो ये भी एक पल आया था जब मैं और मेरी पत्नी दोनों रो रहे थे। अभी पिछले दिनों यहाँ सुरक्षित दशा में उसका वृक्ष लगा है, ट्री गार्ड लगा है, यहाँ के कर्मचारी लोग उसकी देख रेख कर रहे हैं, मुझे खुशी है। तो इस तरह की वाकया हमारे जीवन में आता रहता है। डॉक्टर साहब, आपने हमारी टीम को इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यह मुहिम बहुत आगे बढ़े और कोई और नया सारथी इस रथ को हाँकने में आपका सहयोग करे, ऐसी ही उम्मीद के साथ हम आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यह थे हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण तिवारी, जिनका मुहिम आंसू पोंछो वृक्ष लगाओ अभियान काफ़ी तेज़ी से लोगों के बीच लोकप्रिय होता चला जा रहा है और होना ही चाहिए। एक बेहतर और शानदार आदर्श समाज के लिए पर्यावरण, जल, जीवन, प्रकृति का महत्व हमारे समाज में होना ही चाहिए। और आप अगर ऐसे ही किसी और शख्सियत का साक्षात्कार इस चैनल पर जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या आपके जानकारी में कोई ऐसा ही व्यक्तित्व है जो समाज के लिए कुछ अलग कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर अवगत कराएं। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी, आप देख रहे थे जनमुद्दा द जीरो मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद।